पुणे के महात्मा फुले मंडई के जंग लगे लोहे के आर्चेस के ऊपर सुबह की धूप अभी ठीक से आई भी नहीं थी कि सुनीता ने अपनी कॉटन साड़ी का पल्लू एडजस्ट किया और चहल पहल से भरे मार्केट प्लेस में कदम रखा। यह एक टिपिकल संडे मॉर्निंग थी। चिल्लाते हुए वेंडर्स, हॉर्न बजाते स्कूटरों की आवाजें और ताजा उतारे गए धनिये और गीली मिट्टी की तीखी सौंधी खुशबू का एक मिला जुला माहौल था। सुनीता, एक 45 ईयर ओल्ड होममेकर जिनका हाउस होल्ड बजट एक सेंट्रल बैंक की प्रिसीजन के साथ मैनेज होता था, एक एक्सपीरियंस्ड नजर के साथ भीड़ भरी गलियों में आगे बढ़ी। वह अपने रेगुलर वेंडर के स्टॉल पर रुकी जहां गहरे लाल टमाटरों की पेटियां ऊंची चुनी हुई थीं। कितना दिया भैया? उन्होंने एक टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। 80 रुपीजा किलो ताई, वेंडर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया और वह पहले से ही दूसरे कस्टमर के लिए एक बैग तौल रहा था। नासिक में अनसीजनल रेंस ने आधी क्रॉप बर्बाद कर दी। ट्यूसडे तक प्राइस 100 रुपीज पहुंच जाएंगे, अभी ले लीजिए। किसी देखने वाले को स्टॉल के चारों तरफ घबराए हुए बायर्स की भीड़ दिख सकती थी, जो इस डर से अपने कपड़े के थैलों में 3 और 4 किलो टमाटर ठूंस रहे थे कि कल की करी बिना टमाटर की होगी। लेकिन सुनीता पैनिक नहीं हुई। सिर्फ 7 डेज पहले ही उन्होंने यही टमाटर 40 रुपीज किलो के हिसाब से खरीदे थे। वह जानती थी कि नासिक के मौसम की ये गड़बड़ी हर साल की एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। 2 वीक्स के अंदर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फ्रेश शिपमेंट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंच जाएंगे और सप्लाई बॉटलनेक आसान हो जाएगा। डर के मारे 80 रुपीज के रेट पर 5 किलोग्राम की पैनिक बाइंग करने के बजाय सुनीता ने ढेर में हाथ डाला और ध्यान से बमुश्किल हाफ किलोग्राम टमाटर चुने, जो अगले 2 डेज के लिए ग्रेवी में पीसने के लिए काफी थे। मैं आपसे नेक्स्ट संडे मिलूंगी भैया, उसने 40 रुपीज थमाते हुए शांति से कहा। 8 डेज बाद सुनीता मंडई वापस लौटी। वेंडर के साइन बोर्ड पर थिक ब्लू मार्कर से फिर से लिखा गया था 35 रुपीज पर किलोग्राम। धीरे से मुस्कुराते हुए सुनीता ने 2 मजबूत कैनवास बैग्स निकाले और 4 किलोग्राम्स का अपना पूरा वीकली कोटा खरीदा, प्लस होममेड चटनी के लिए एक एक्स्ट्रा किलो भी लिया। उसने टेम्परेरी स्केर्सिटी को अपने फैसलों पर हावी न होने देकर सिंपली अपने परिवार के हार्ड अर्नड कैश को बचा लिया था। सुनीता ने कभी वॉल स्ट्रीट लिटरेचर का एक पेज भी नहीं पढ़ा है। उसने कभी ब्लूमबर्ग टर्मिनल नहीं खोला है, नहीं उसे पता है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल क्या होता है। फिर भी पुणे की एक शोर शराबे वाली सब्जी मंडी के बीच खड़े होकर वह पीटर लिंच की कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की प्रैक्टिस कर रही थी। वह इंट्रिंसिक वैल्यू समझती थी। टेम्परेरी हाइप के लिए ओवरपे न करने का उसका पक्का रिफ्यूजल था, और सबसे बढ़कर मार्केट प्राइस के रियलिटी से अलाइन होने का वेट करने का पेशेंट डिसिप्लिन उसके पास था। सेक्शन ब्रेक। जब मिस्टर मार्केट 35 रुपीस में टोमेटोज ऑफर करते हैं, सुनीता का मार्केट प्लेस डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन पर कैसे अप्लाई होता है, यह समझने के लिए हमें देखना होगा कि तब क्या होता है जब फाइनेंशियल मार्केट अपना सैनिटी खो देते हैं। मार्च 2020 में जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक का ग्लोबल पैनिक पूरी दुनिया में फैला, इंडिया अचानक नेशनवाइड लॉकडाउन में चला गया। दलाल स्ट्रीट पर रैशनल थॉट रातों रात गायब हो गया। निफ्टी 50 इंडेक्स कुछ ही वीक्स में लगभग 38% तक गिर गया। फाइनेंशियल टेलीविजन एंकर्स एपोकैलिप्टिक टोन में बात कर रहे थे। ट्रेडिंग स्क्रीन्स पर रेड नंबर्स फ्लैश हो रहे थे और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने बचे हुए कैश को बचाने के लिए डेस्परेट होकर सेल बटन दबाने के लिए भागे। उन टेरिफाइंग हफ्तों के दौरान हाई क्वालिटी इंडियन बिजनेसेस, जो देश के बेडरॉक कॉर्पोरेट टाइटन्स थे, स्पेक्यूलेटिव पेनी स्टॉक्स के साथ कीचड़ में घसीट लिए गए। HDFC बैंक, जो शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्राइवेट रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइज है, 1250 रुपीज से गिरकर 750 रुपीज पर आ गया। एशियन पेंट्स, एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट के आधे से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल था और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देश के हर कोने तक पहुंचा हुआ था, 1800 रुपीज से गिरकर 1400 रुपीज पर आ गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जो मल्टी बिलियन डॉलर के ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स और जीरो डेट वाली एक IT जायंट है, 2100 रुपीज से गिरकर 1500 रुपीज पर आ गई। खुद से पूछिए कि उन 30 डेज में इन कंपनियों के बारे में फंडामेंटली क्या बदल गया था। क्या HDFC बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात गायब हो गया था? क्या मिलियंस ऑफ इंडियन होम्स ने अचानक डिसाइड कर लिया था कि वे अपनी दीवारों को फिर कभी पेंट नहीं करेंगे? क्या ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशंस ने अपने IT मॉडर्नाइजेशन बजट्स परमानेंटली कैंसिल कर दिए थे? इसका जवाब बिल्कुल नो था। उनकी फैक्ट्रीज अभी भी खड़ी थीं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वैसे ही सही सलामत थे, उनका कॉरपोरेट गवर्नेंस अनचेंज्ड था
और उनका लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस तैयार बैठा था। फिर भी स्टॉक मार्केट तूफान में एक ओवरली ड्रामेटिक सब्जी वाले की तरह बिहेव करते हुए इन वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज जायंट्स के शेयर्स 30% से 40% डिस्काउंट पर ऑफर कर रहा था। मार्केट इन्वेस्टर्स को 35 रुपीज किलो के भाव पर टमाटर दे रहा था। फिर भी मिलियंस ऑफ नॉर्मल मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदने में बहुत डरे हुए थे। एक जनरेशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी को पहचानने के बजाय उन्होंने मंडई में पैनिक हुए शॉपर्स की तरह बिहेव किया और अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स को बॉटम पर बेच दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि प्राइसेज और गिर जाएंगे। पीटर लिंच ने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को बहुत खूबसूरती से समराइज किया था। किसी ग्रेट कंपनी को खरीदने का बेस्ट टाइम तब होता है जब किसी टेम्परेरी रीजन से वह सस्ती हो जाती है, और वर्स्ट टाइम तब होता है जब सब कुछ सेफ फील होता है, न्यूज हेडलाइंस चमक रही होती हैं और स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा होता है। जब कोई एसेट पॉपुलर होता है, सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया जाता है और डिनर पार्टीज में उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तो उसकी प्राइस में पहले से ही पूरी परफेक्शन रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है। जब कोई एसेट अनसर्टेनिटी के एक टेम्परेरी क्लाउड के नीचे होता है, तो उसकी प्राइस डर को रिफ्लेक्ट करती है। पेशेंट और वैल्यू कॉन्शियस मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए डर भागने का सिग्नल नहीं है, यह एक क्लियरेंस सेल है। सेक्शन ब्रेक, परफेक्शन के लिए पे करने का डेंजर। नागपुर से एक कॉशनरी टेल। अगर यह पहचानना कि कब सस्ता खरीदना है पीटर लिंच की विजडम का पहला हाफ है, तो ये जानना कि कब पीछे हट जाना है, चाहे स्टोरी कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों न हो, कहीं ज्यादा क्रिटिकल दूसरा हाफ है। हाई स्टॉक प्राइसेस इंसान के ब्रेन पर एक ड्रग की तरह काम करती हैं। जब किसी कंपनी का नैरेटिव रिवॉल्यूशनरी लगता है, तो हम अक्सर प्राइस टैग चेक करना भूल जाते हैं। नागपुर में रहने वाले 38 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल डेंटिस्ट विक्रांत की स्टोरी पर गौर कीजिए। विक्रांत एक डिलीजेंट प्रोफेशनल थे जो दिन में 10 आवर्स अपना क्लिनिक चलाने, स्माइल्स रिस्टोर करने और फिक्स्ड डिपॉजिट्स व ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज में पैसे सेव करने में बिताते थे। 2021 तक अपनी फैमिली की वेल्थ एक्यूमुलेशन को एक्सीलरेट करने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने फाइनेंशियल न्यूज और स्टॉक मार्केट चैनल्स को क्लोजली फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी पीरियड के दौरान एक हाई प्रोफाइल इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल EV स्टार्टअप ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO का अनाउंसमेंट किया। नैरेटिव वाकई में इलेक्ट्रिक था। न्यूज आउटलेट्स ने 30 समथिंग फाउंडर्स की तारीफ ऐसे विजनरीज के रूप में की जो इंडियन मोबिलिटी को रीशेप करेंगे। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने कंपनी की फ्यूचरिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डिसेक्ट करते हुए स्लीक और पॉलिश वीडियोज बनाए। पिच बहुत इरेसिस्टिबल थी। इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा था, गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही थीं और यह कंपनी सबकॉन्टिनेंट की टेस्ला बनने की पोजीशन में थी। फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो से ओवरवेल्म्ड होकर विक्रांत ने डिसाइड किया कि यह लाइफ चेंजिंग वेल्थ के लिए उनका टिकट है। उन्होंने अपने यूजुअल कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट्स को बाईपास किया और IPO में 3 लाख रुपीज वर्थ के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। जब स्टॉक लिस्ट हुआ तो ये एक बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन पर ओपन हुआ, यानी अपने प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के 50 टाइम्स से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था, भले ही बिजनेस हर क्वार्टर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपये गंवा रहा था। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि अगर कंपनी अगले 10 ईयर्स के अपने सबसे एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स को भी पूरा कर लेती है, तो भी करंट स्टॉक प्राइस पहले से ही उस पूरी फ्यूचर सक्सेस को फैक्टर इन कर चुका था। विक्रांत को वैल्यूएशंस की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस रेवोल्यूशन से मतलब था। उन्होंने अपने शेयर्स बहुत प्राउडली होल्ड करके रखे। अगले 18 मंथ्स में रियलिटी सामने आने लगी। सप्लाई चेन की रुकावटों ने स्कूटर की डिलीवरी में देरी कर दी। बैटरी मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर रिकॉल्स हुए। कैश बर्न काफी तेजी से बढ़ा और कंपनी को इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट्स देने पड़े, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और भी दूर के फ्यूचर में चली गई। स्टॉक मार्केट ने धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिकैलिब्रेट किया। शेयर प्राइस सिर्फ नीचे ही नहीं आया, बल्कि क्रैश हो गया और अपनी पीक से 65% गिर गया। विक्रांत ने देखा कि उनका 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट घटकर सिर्फ 1.05 लाख रुपये रह गया। विक्रांत की EV IPO जर्नी, ओवरपेइंग की कॉस्ट, IPO हाइप पर 3 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किए गए, 50 टाइम्स प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, मैसिव कैश बर्न और जीरो करेंट प्रॉफिट्स के साथ 18 मंथ्स बाद इसकी करेंट वैल्यू 1,50,000 रुपीज रह जाती है, यानी 65% का नेट लॉस। विक्रांत से गलती कहाँ हुई?
उनकी गलती इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन पर भरोसा करना नहीं थी। ईवी शायद 2030 तक इंडियन रोड्स पर राज करेंगी। उनकी गलती स्टोरी की क्वालिटी को एसेट की प्राइस से अलग न कर पाना थी। उन्होंने एक बकवास प्राइस पर एक ग्रेट नैरेटिव खरीद लिया, जिससे ऑपरेशनल एरर्स, डिलेज या कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स के लिए जीरो मार्जिन बचा। जैसा कि पीटर लिंच ने फेमसली वार्न किया था, अगर आप गलत प्राइस पे करते हैं तो सबसे बेहतरीन और रेवोल्यूशनरी बिजनेस भी एक बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट साबित होता है। जब आप किसी स्टॉक को ऐसे वैल्यूएशन पर खरीदते हैं जो एब्सोल्यूट परफेक्शन मानकर चलता है, तो परफेक्शन से थोड़ा सा भी कम होना आपके कैपिटल के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है। सेक्शन ब्रेक। द मैथ ऑफ कॉमन सेंस, मास्टरिंग द पीजी रेशियो। रिटेल इन्वेस्टर्स को उस ट्रैप में फंसने से बचाने के लिए जिसमें विक्रांत फंस गए थे, पीटर लिंच ने एक सिंपल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन डेवलप की, जिसे एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या इस कंपनी की स्टॉक प्राइस इस बात से जस्टिफाइड है कि इसकी अर्निंग्स एक्चुअली कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं? वह टूल है पेग रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल प्राइस टू अर्निंग्स यानी P/E रेशियो से वाकिफ होते हैं, जो आपको बताता है कि आप करंट एनुअल प्रॉफिट के हर ₹1 के लिए कितने रुपये पे कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ P/E रेशियो को अलग से देखना मिसलीडिंग हो सकता है। 40 के P/E वाली कंपनी 15 के P/E वाली कंपनी के कंपैरिजन में महंगी लग सकती है। लेकिन क्या हो अगर पहली कंपनी का प्रॉफिट हर साल डबल हो रहा हो, जबकि दूसरी कंपनी का प्रॉफिट पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो? लिंच ने P/E रेशियो को कंपनी के एनुअलाइज्ड अर्निंग्स ग्रोथ रेट से डिवाइड करके इस गैप को कम किया। PG रेशियो इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग्स P/E रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट %। लिंच का रूल ऑफ थंब एक सीधा बेसलाइन ऑफर करता है। पेग रेशियो इक्वल टू 1.0, स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। आप ऐसी प्राइस पे कर रहे हैं जो कंपनी की ग्रोथ स्पीड से एग्जैक्टली मैच करती है। पेग रेशियो लेस देन 1.0, स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। मार्केट ने कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को अंडरप्राइज किया है, जो कि एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पेग रेशियो ग्रेटर देन 2.0, स्टॉक डेंजर जोन में एंटर कर रहा है। आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक हैवी प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो शायद पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। आइए इस मीट्रिक को इंडियन मार्केट के 2 रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पर अप्लाई करके देखते हैं कि यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। एग्जाम्पल ए, द ग्लैमरस कंज्यूमर फेवरेट टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी लिमिटेड को कंसीडर कीजिए, जो अपनी वॉचेज, आईवियर और तनिष्क ज्वेलरी लाइन के लिए इंडियन कंज्यूमर्स का एक पसंदीदा प्रीमियर ब्रांड है। टाइटन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है जिसकी क्लीन बैलेंस शीट, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और इंडियन हाउस होल्ड्स के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन है। मान लीजिए टाइटन 65 के P/E रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि टाइटन ने कंसिस्टेंटली पर ईयर 20% की सॉलिड रेट से अपनी अर्निंग्स को ग्रो किया है। आइए टाइटन का पेग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। PG रेशियो इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 3.25। 3.25 का PG रेशियो एक्सेप्शनली हाई है। यह सिग्नल देता है कि भले ही टाइटन एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज है, इसे 65 के PE पर खरीदने का मतलब है कि आप एक मैसिव प्रीमियम दे रहे हैं। अगर गोल्ड के प्राइसेज स्पाइक होते हैं या कंज्यूमर स्पेंडिंग 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ी सी भी स्लो होती है, तो 65 का PE क्विकली कंप्रेस होकर 45 हो सकता है, जिससे पीक पर खरीदने वाले किसी भी इंसान को सिग्निफिकेंट कैपिटल लॉस हो सकता है, भले ही कंपनी ग्रो करती रहे। एग्जाम्पल बी, द अनग्लैमरस इंडस्ट्रियल स्टॉलवार्ट। अब टाइटन का कॉन्ट्रास्ट एक शांत, लेसर नॉन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से करते हैं। चलिए एक इंजीनियरिंग कंपोनेंट मेकर मान लेते हैं जो सबर्बन गुजरात में ऑटो पार्ट सप्लाई करता है। मार्केट इस सेक्टर को बोरिंग मानता है। स्टॉक 18 के एक मॉडेस्ट PE रेशियो पर ट्रेड करता है। हालांकि फैक्ट्री एक्सपेंशन और राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड के कारण कंपनी क्वाइटली 15% पर ईयर की स्टेडी रेट से अपनी नेट अर्निंग्स ग्रो कर रही है। चलिए इसके PG रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। PG रेशियो इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 1.20। 1.20 के PG पर यह अनग्लैमरस एंटरप्राइज एक पेशेंट मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा कंपेलिंग रिस्क एडजस्टेड एंट्री पॉइंट प्रेजेंट करता है। आप रिलायबल ग्रोथ के लिए एक फेयर प्राइस पे कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में वैल्यूएशन एक्सपेंशन का रूम बचता है अगर मार्केट इवेंचुअली कंपनी की क्वाइट सक्सेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। यह टेबल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ PG रेशियो
और लिंचियन असेसमेंट जैसी कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स का यूज करके स्टॉक प्रोफाइल्स को कंपेयर करती है। एक हाई फ्लायर स्टॉक जैसे कि टाइटन का P/E रेशियो 65 और एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ 20% है, जिससे इसका PEG रेशियो 3.25 निकलता है। लिंचियन असेसमेंट के तहत इसे ओवरप्राइज्ड माना जाता है, जो सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स इससे दूर रहें और पुल बैक का वेट करें। इसके अपोजिट एक स्टालवार्ट स्टॉक जैसे कि इंडस्ट्रियल कंपनी का P/E रेशियो 18 और एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ 15% है, जिससे इसका PEG रेशियो 1.20 निकलता है, जिसे हाई मार्जिन ऑफ कंफर्ट के साथ फेयरली प्राइस्ड माना जाता है। PEG रेशियो कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है जो इंस्टेंट प्रॉफिट्स की गारंटी दे। कोई भी मीट्रिक ऐसा ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन यह एक मेंटल फिल्टर की तरह एक्ट करता है जो आपको ओवर हाइप्ड मार्केट फेवरेट्स के लिए ओवरपे करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। द रूट्स ऑफ पेशेंस, प्लांटिंग सैपलिंग्स एट द राइट प्राइस। प्राइस और वैल्यूएशन का यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंडियन वेल्थ बिल्डिंग के एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल से कनेक्ट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा थीम जिसे हम चैप्टर 8 में डीपली एक्सप्लोर करेंगे। यह कंपाउंडिंग पेशेंस के उस टाइमलेस लेसन को भी मिरर करता है जिसकी चर्चा हमने चैप्टर 3 सेक्शन 3.2 में दादू और उनके मैंगो ऑर्चर्ड की स्टोरी के थ्रू की थी। जब दादू ने रत्नागिरी में अपने पुश्तैनी घर की 6 अल्फोंसो सैपलिंग्स का एक नया बैच लगाने का फैसला किया, तो वो मानसून सीजन के पीक के दौरान लोकल एग्रीकल्चरल नर्सरी की तरफ नहीं भागे, जब डिमांड बहुत पैनिक वाली थी और वेंडर्स छोटे फार्मर्स का फायदा उठाकर सैपलिंग्स के प्राइसेस 3 टाइम्स बढ़ा चुके थे। इसके बजाय दादू ने ड्राई सीजन के दौरान सॉइल तैयार की, रूटस्टॉक्स की क्वालिटी को स्टडी किया, नर्सरी के प्राइसेस फेयर मार्केट वैल्यू पर वापस आने का वेट किया और कंडीशंस सही होने पर अपने सैपलिंग्स प्लांट किए। वो जानते थे कि हाई क्वालिटी रूटस्टॉक के लिए फेयर प्राइस पे करना ही वो पहला स्टेप है, जिससे ये एश्योर हो सके कि 20 ईयर्स बाद उनके पोते पोती एक मीठी हार्वेस्ट का मजा ले सकेंगे। अगर आप एक मैंगो सैपलिंग उसकी ट्रू वैल्यू से 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पर खरीदते हैं, तो फ्रूट कोई तेजी से नहीं उगता और नहीं वो ज्यादा स्वीट होता है। आपने बस ब्रेक इवन करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट पर एक अननेसेसरी लंबा रिकवरी पीरियड का बोझ डाल दिया है। यही सेम प्रिंसिपल कमला टीचर ने भी दिखाया था, जिनसे हम सेक्शन 7.2 में मिले थे। जब कमला टीचर ने ईयर्स पहले अपनी स्कूल पेंशन सेविंग्स का एक हिस्सा बजाज फाइनेंस में एलोकेट करना शुरू किया था, तब उन्होंने इसे मैनिक मार्केट ऑप्टिमिज्म के पीरियड के दौरान नहीं खरीदा, जब फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स रिटेल NBFC स्टॉक्स को हाइप कर रहे थे। उन्होंने एक रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर शेयर्स खरीदे, जिससे एक कंफर्टेबल एंट्री वैल्यूएशन एश्योर हुई। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मार्केट करेक्शंस आए और ब्रॉड मार्केट पुलबैक्स के दौरान स्टॉक तेजी से ऊपर नीचे हुआ, तब उन्होंने पैनिक में आकर अपनी पोजीशन सेल नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने शुरुआत में ओवरपे नहीं किया था। उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसने उन्हें इकोनॉमिक साइकिल्स के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने दिया, जबकि कंपनी का कंपाउंडिंग अर्निंग्स इंजन सारा हैवी लिफ्टिंग कर रहा था। यह डायग्राम पेशेंट इन्वेस्टर के वर्चुअस साइकिल को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि फेयर वैल्यूएशंस पर एसेट्स खरीदने से कैसे एक सेफ्टी मार्जिन एस्टेब्लिश होता है, जो मार्केट ड्रॉप्स के दौरान पैनिक सेलिंग को रोकता है और इस तरह अर्निंग्स को सस्टेन्ड वेल्थ में कंपाउंड होने के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग को इनेबल करता है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना और कुछ न करना नहीं है। ट्रू इन्वेस्टमेंट पेशेंस टूफोल्ड होता है। खरीदने से पहले पेशेंस यानी अपने पैसे को लिक्विड फंड्स या बैंक डिपॉजिट्स में तब तक सेफली रखने की विलिंगनेस जब तक कि मार्केट एक सेंसिबल प्राइस पर हाई क्वालिटी बिजनेस ऑफर न करे। खरीदने के बाद पेशेंस यानी 5, 7 या 10 ईयर्स तक शांति से टिके रहने का इमोशनल हौसला, जब तक कि एक ग्रेट बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड करता रहे और आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना। सेक्शन ब्रेक। दलाल स्ट्रीट के परे कॉमन सेंस। फाइनेंशियल वर्ल्ड को देखकर यह मान लेना आसान है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के हेज फंड मैनेजर्स या बेंगलुरु के कंप्यूटर ड्रिवन क्वांटिटेटिव फंड्स के लिए रिजर्व्ड है। हमें कॉम्प्लेक्स मल्टी मॉनिटर ट्रेडिंग डेस्क, हाई स्पीड एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल लिंगो की इमेजेस से बॉम्बार्ड किया जाता है, जिन्हें आम लोगों को ऐसा फील कराने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे आउटमैच्ड हैं। लेकिन जैसा कि पीटर लिंच ने मैजेलन फंड में अपने पूरे करियर के दौरान दिखाया और जैसा कि लाखों समझदार इंडियंस अपनी डेली लाइफ में दिखाते हैं,
रियल इन्वेस्टिंग विजडम के लिए क्वांटिटेटिव फाइनेंस में किसी एडवांस्ड डिग्री की जरूरत नहीं होती। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अल्टीमेट टूल्स एल्गोरिदमिक ट्रेड एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर या ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स नहीं हैं, अल्टीमेट टूल्स हैं। अपने आसपास की रियल वर्ल्ड को क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्व करना, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम और परमानेंट फेलियर के बीच के डिफरेंस को समझना। जिस चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आप जानते हैं कि 40 रुपीज है, उसके लिए 80 रुपीज देने से मना करना। पैकेजिंग चाहे कितनी भी शाइनी क्यों न हो, बैड डील्स से दूर हट जाने का शांत अनुशासन रखना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया की कुछ सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरीज दलाल स्ट्रीट के ग्लास टावर्स से स्टार्ट नहीं होती। वे छोटे शहरों, शांत मोहल्लों और आम मिडिल क्लास हाउसहोल्ड से आती हैं, उन इंडिविजुअल्स से जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बस एवरीडे लॉजिक, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट और अनवेवरिंग कन्विक्शन को अप्लाई किया। अगले सेक्शन में हम ऐसे ही एक टाउन चलेंगे, ये देखने की कैसे सोलापुर के एक साधारण हार्डवेयर मर्चेंट ने बिना कभी कोई ब्रोकर रिपोर्ट पढ़े, सिर्फ ये देखकर कि उनके कस्टमर्स हर दिन क्या खरीद रहे थे, एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बनाया।